Every individual is the unique existence of the world. Let's see how. In this video we will talk about डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जो यूज की जाती है डीएनए में वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए. ठीक है. वी ऑल आर यूनिक. वाई वी ऑल आर यूनिक, यही सब हम इसमें देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम बहुत सारे और नाम से जानते हैं, लाइक डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, मोलिकुलर फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, मोलिकुलर टाइपिंग एक्सेट्रा. अगर आपको कोई और अलग नाम पता है तो कमेंट में बताइएगा. ठीक है. ये जो टेक्निक है वो किसने डिस्कवर की थी? सर एलेक जेफरे इन 1984. इट्स बेटर टू से प्रोफेसर एलेक जेफरे इन 1984. ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसने जेनेटिक्स में रिवॉल्यूशन ला दिया था और फोरेंसिक्स में भी. मतलब इस टेक्निक को यूज करके जो क्राइम है उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी हो गई थी. ऑल ओवर वर्ल्ड से जो बड़े बड़े केसेस होते थे वो इनकी लैब में जाते थे, जब तक कि ये जो टेक्निक है वो कमर्शियलाइज नहीं हो गई थी, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ इन्हीं के पास थी, इन्होंने डिस्कवर की थी. तो क्राइम सीन से बहुत सारे सैंपल्स को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके पास जाते थे, और इन्होंने कुछ बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो सॉल्व की थी अमेरिका में, जिनका जिनकी इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत टफ हो रही थी कि वो केसेस सॉल्व नहीं हो पा रहे थे. बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद से वो सब मिस्ट्रीज सर एलेक जेफरी ने सॉल्व की थी. तो समझते हैं व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो सबसे पहले हमको हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए, व्हाई इट इज नोन एज फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है. डीएनए एक मॉलिक्यूल है ना. इसको हम और क्या बोलते हैं? ह्यूमन बुक ऑफ लाइफ, क्योंकि डीएनए जो है वो हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ठीक है. और फिंगरप्रिंटिंग क्या है? पैटर्निंग. आप फिंगर टिप पे देखते हैं डिफरेंट हॉल्स पैटर्न के बने रहते हैं, है ना. ऐसे यूनिक पैटर्न जो है हमारे डीएनए में भी है. उन्हीं यूनिक पैटर्न की हम स्टडी करेंगे और बताएंगे कि कैसे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट डीएनए कैरी करता है, उसकी डीएनए में वेरिएशन कैसे हैं. ठीक है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ लैबोरेटरी टूल यूज्ड टू एनालाइज वेरिएशन इन डीएनए और यू कैन से जेनेटिक डाइवर्सिटी. ठीक है. ये प्रोसेस है जो यूज किया जाता है 0.1% डीएनए को एनालाइज करने के लिए. क्यों? क्योंकि 99.9% तो ह्यूमन डीएनए सेम ही है अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, है ना. तो और 0.1% अलग है, और वही 0.1% वेरी करने की वजह से हम सब लोग अलग है. सोचिए अगर इससे ज़्यादा वेरी करता तो मतलब कितना डिफरेंस हो जाएगा. मतलब आप इंसान और दूसरा जानवर बन जाएगा, है ना. और देखते हैं, ये ह्यूमन डीएनए 99% सेम है और 0% वेरिएशन है. तो सर एलेक जेफरी ने दो प्रोसेस ऐसे पढ़े थे, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन. उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए में वेरिएशन के लिए. म्यूटेशन यानी चेंज. अगर कोई म्यूटेशन नहीं होगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा सीक्वेंस में. म्यूटेशन मीन्स जो भी न्यूक्लियोटाइड का डीएनए का सीक्वेंस है, उसमें जो डीएनए सीक्वेंस में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उनके सीक्वेंस में रीअरेंजमेंट होना, इंसर्शन होना, डिलीशन होना, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, डिलीट हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है, यही सब. रिकॉम्बिनेशन शफलिंग यानी जो क्रोमोसोम्स रहते हैं साइड में उनमें क्रॉस ओवर हो जाता है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होती है. अगर जिनमें शफलिंग ही नहीं होगी, जैसे हम कार्ड खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जो रहते हैं, अगर वो थोड़े भी चेंज नहीं होंगे तो क्या उसका कोई मतलब है? नहीं. और अगर हम खेल रहे हैं, अगर हम कार्ड्स में शफलिंग नहीं करेंगे तो क्या मज़ा आएगा? नहीं. सेम उसी तरह देखिए, ह्यूमन डीएनए जो है उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, और उसमें 10 मिलियन साइट्स ऐसी है जहाँ पे डीएनए में वेरिएशन हो सकता है. और डीएनए में वेरिएशन कुछ फिक्स जगह पे हो सकता है, वो भी हम देखेंगे. और वेरिएशन किन किन चीज़ों की वजह से होता है? तो शॉर्ट टेंडम बेस, और जिनको हम शॉर्ट सीक्वेंस भी बोलते हैं, ये जनरली 2 4 6 बेस पेयर्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स सिंगल बेस चेंज, है ना. पॉली मीन्स बहुत सारा, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी. ठीक है. बहुत सारे इंडिविजुअल्स में सिर्फ चेंज हो रहा है कहाँ पे? एक बेस में. ऐसे उसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. जंपिंग डीएनए वो होते हैं जो अनस्टेबल रहते हैं और जो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ पे सिंगल वो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है. देखिए, सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है.
क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या है? पैकेट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम के दो आर्म होती है, पी आर्म, क्यू आर्म। पी आर्म शॉर्ट आर्म और क्यू आर्म लॉन्ग आर्म, ठीक है। लोकाई में, लोकाई हम बोलते हैं लोकेशन। देखो ऐसे तो जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, है ना, डीएनए है और डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट है, बट उसमें कुछ ऐसी लोकेशन प्रेजेंट है, कुछ ऐसी लोकेशन प्रेजेंट है जहाँ पे एक लॉन्ग सीक्वेंस प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ जीन देयर आर लॉन्ग सीक्वेंस, बहुत बड़ा सीक्वेंस है और उसमें, उस सीक्वेंस में छोटे छोटे सीक्वेंस है, और वो छोटे छोटे सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं नंबर में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, और बार बार जो है वो क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसी को हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। टेंडम मीन्स टुगेदर, और इसी को हम माइक्रो सैटेलाइट भी बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए टू टाइप के होते हैं, माइक्रो और मिनी, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यानी जो ये रिपीटेड सीक्वेंस है ना, ये एक दूसरे के एडजेसेंट होना चाहिए। ये नहीं एजीजीटी यहाँ पे है और फिर दूसरा थोड़ा सीक्वेंस चला फिर एजीजीटी है, नहीं, वो तो फिर ऐसे जीन भी हो सकता है ये, बट रिपीटेड सीक्वेंस है जो एडजेसेंटली प्रेजेंट है ना, जो कि शॉर्ट टुगेदर रिपीट्स जो साथ में प्रेजेंट है। और जब ये रिपीट्स बहुत बार प्रेजेंट है और वैरी करता है इनका नंबर, मीन्स जैसे मेरा डीएनए है, मेरे डीएनए में ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं एक जगह पे, आपके डीएनए में ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं, किसी के में ये 10 बार रिपीट हो रहे हैं, किसी के में 20 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर वेरी कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यानी जो ये रिपीट्स है, ये छोटा छोटा सीक्वेंस है, उसका नंबर वेरी कर रहा है, और यही फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, यही देता है प्लेटफॉर्म फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक है। मिनी सैटेलाइट शोज ग्रेटर वेरिएशन, और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और ये अनस्टेबल है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए डीएनए वेरी करता है। ऐसा बोला जाता है कि 10,000 1 in billion डीएनए सेम हो सकता है, बट अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज म्यूटेशन इतना हाई रेट पे होता रहता है, और 2 की पावर n समथिंग करके कैलकुलेट किया जाता है इसको, है ना। अब हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो सर एलेक्स जेफरे थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं बिलियंस लोगों पे, मतलब मिलियंस लोगों पे स्टडी करूंगा और देखूंगा, ये मतलब म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी करूंगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने क्या किया, बोला 1 इजैकुलेशन इक्वल्स टू 1 मिलियन और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस स्पर्म एंड मिलियंस ऑफ प्रोजेनी। उन्होंने स्पर्म लेके स्टडी की थी कि स्पर्म कैपेबल है मिलियंस ऑफ प्रोजेनी बनाने के, है ना। एक इजैकुलेशन से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स निकल रहे हैं और मिलियन ऑफ प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज है, तो उन्होंने उसी के थ्रू अपनी पूरी स्टडी जेनेट यही म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल स्टडी किया था, और तभी ये सब रिजल्ट दिए थे, ठीक है। देखते हैं प्रोसीजर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जैसे क्राइम सीन से भी सैंपल हो सकता है, ठीक है, और या फिर हम कोई और रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए भी। अब हम मैटरनल पैटर्निटी एंड ऑल के लिए भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। देखिए सैंपल सोर्स क्या क्या हो सकती है, सलाइवा हो सकता है, ठीक है, स्किन सेल हो सकता है, सीमेन हो सकता है, वेजाइनल फ्लूइड हो सकता है, स्वेट, ब्लड, बोन, हेयर रूट, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक सेल होना चाहिए जो डीएनए कैरी कर रहा है। उसके बाद हम इस सैंपल से आइसोलेट करेंगे डीएनए को, और डीएनए को आइसोलेट करने के लिए मे बी हमें क्राइम सीन से एक ही हेयर मिला है, ठीक है, और इतना कम डीएनए, अगर बाय चांस वो डैमेज हो गया है कैसे भी हमसे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट वहीं रुक जाएगा और हमारे पास जो एक एविडेंस था वो भी चला गया। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी पहले पीसीआर परफॉर्म करा लेंगे उस पर, यानी उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे पीसीआर परफॉर्म करा के। उसके बाद पीसीआर परफॉर्म कराने के बाद हम उस डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, और जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं RFLPs, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स ये अलग अलग डीएनए में कोई ना कोई थोड़ा बहुत चेंज है, उसके बेसिस में थोड़ा बहुत चेंज है, इसीलिए हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो इसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, और अगर आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं।
उसके बाद हम सदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। जैसे ही सेपरेट हो चुके हैं डीएनए फ्रेगमेंट साइज के बेसिस पे, उसके बाद हम सदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन होती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, जो कि हम जेल के ऊपर रखते हैं और जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो उस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद जब फ्रेगमेंट्स अच्छे से क्रॉस लिंक हो जाते हैं मेम्ब्रेन पे, उसके बाद हम प्रोब्स डालते हैं। प्रोब्स शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री, अब हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट्री वो प्रोब्स बनाए जाते हैं और उनको लेबल कर दिया जाता है, या तो रेडियो एक्टिव से या फिर फॉस्फोरस ल्यूमिनेंस एंड ऑल एजेंट्स आते हैं उनसे। तो हम प्रोबिंग कराने के बाद प्रोब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर डालते हैं और वो हमारा जो भी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहीं पे जाके बाइंड हो जाता है और हमको अपना रिजल्ट मिल जाता है। हम फिर इस मेम्ब्रेन की वॉशिंग कराते हैं बफर से, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बाइंड नहीं हुआ है ताकि वो निकल जाए और हमारा जो रिजल्ट है वो फॉल्स डिटेक्शन ना दे। तो इसलिए हम प्रोब्स को पहले ही अनवॉश्ड वॉश्ड कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे या फिर कुछ भी एक्सरे फिल्म पे हमको वॉश कराने के बाद हम जब एक्सरे के थ्रू इसको देख रहे हैं, रेज डालने के बाद इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमको जो प्रॉब्स हैं वो अटैच हो गए हैं, वही पैटर्न हमको मिल रहा है। यानी वही क्या है, पैटर्न्स ऑफ बैंड, और वही है डीएनए फिंगरप्रिंट। सदर्न प्लॉटिंग को अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। उसको में आपको सदर्न ब्लॉटिंग बहुत अच्छे से समझ आएगी, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको सब क्लियर होगा। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम सीन से हमने कुछ भी हमको सैंपल मिला, फॉर एग्जांपल हमको ब्लड मिला और हमने ब्लड सेल से डीएनए निकाल लिया, ठीक है। उससे हमने डीएनए निकाल लिया और फिर उसके हमने बैंड्स बना लिए। अब हमको 3 सस्पेक्ट, कोई भी हम हैं कि 3 लोगों पे हमको शक है, तो हमने उन तीनों का भी डीएनए लिया ABC और रन कराया, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म की उस पर। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डीएनए तीनों से मैच कर रहा है, बट सेकंड डीएनए ए में नहीं मैच कर रहा है, बी सी में कर रहा है, और सी और डी ऐसे ही हम मैचिंग कर सकते हैं। और हम देख पा रहे हैं क्लियरली, हमको ऑब्जर्व हो पा रहा है कि जो क्राइम सीन से है और जो सस्पेक्ट बी है उससे टोटली हमारा डीएनए जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स जो सस्पेक्ट है, जो क्रिमिनल है, वो क्या है, बी, ठीक है। तो आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आई होगी। So stay tuned for the next video. Like, share, comments.